तो दोस्तों आज हम दोबारा से क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी का सबसे दूसरा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर के नाम में ही देखिए इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब आप अगर देखेंगे तो वो होता है लाइन। अब ये लाइन से क्या मतलब है? पॉलिनोमियल देखिए, पॉलिनोमियल क्या होता है? यहाँ पर ये जो चीजें लिखी हुई है आपकी टर्म्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, वेरिएबल्स, इनके कॉम्बिनेशन को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर हम इनका कॉम्बिनेशन बनाएं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मदद से। लेकिन ये टर्म्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, वेरिएबल होता क्या है? देखिए ये जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है? सबसे पहले कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट कुछ नहीं होता, वो नंबर्स होते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सारे कांस्टेंट है। क्यों? इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है कि ये 1 ही रहेगा। 1 से सीधा 9 नहीं बन जाएगा। 1 की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, वो फिक्स्ड है। लेकिन अगर हम बात करें वेरिएबल की, उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, उसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती रहती है। मान लीजिए मैंने लिखा 2x, अब 2x इज इक्वल टू 4 और 2x इज इक्वल टू 9। इसमें जो है वैल्यू x की वैल्यू अगर आप निकाले, इसमें तो x की वैल्यू आएगी 2, यहाँ पर डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगी 2। अगर यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप निकाले तो यहाँ पर आ जाएगी 4.5। अब ये जो हमारी वैल्यू है ये तो डिफरेंट आ रही है, x की सेम ही नंबर है। x वेरिएबल मतलब कि अल्फाबेट आप ले रहे हैं वो सेम ही है, लेकिन वैल्यू इनकी डिफरेंट आ रही है, मतलब वेरी कर रही है। इस वजह से इनका नाम वेरिएबल पड़ गया है, क्योंकि ये वेरी करती है इनकी वैल्यूज। अब टर्म्स क्या है यहाँ पर? टर्म्स देखिए क्या होती हैं। अगर आप कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में कांस्टेंट कर दें, क्या बोला मैंने? कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, या कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दे, या वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दे, वही हमारी टर्म्स होती है। सिंपल सी बात। मैंने क्या कहा? कांस्टेंट को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई की गई, कांस्टेंट की वेरिएबल से, या वेरिएबल की वेरिएबल से मल्टीप्लाई की गई, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर डिवाइड भी आता है। अगर आप कांस्टेंट के कांस्टेंट से डिवाइड कर दें, या आप कांस्टेंट की वेरिएबल से डिवाइड कर दें, या आप वेरिएबल की वेरिएबल से डिवाइड कर दें, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? टर्म्स कहेंगे। वो सिंपल सी टर्म्स हो जाएगी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 4x + 5y + 3 का। इसमें टर्म्स निकालनी है आपको। क्या होगी? एक तो 4x हो जाएगी। क्यों 4x क्यों होंगी? 4 क्या है हमारा? कांस्टेंट। वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? x क्या है हमारा? वेरिएबल। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल क्या होता है हमारा? वो होती है हमारी टर्म। अब देखिए 5 क्या है हमारा? 5 यहाँ पर 5 हो गया कांस्टेंट, y हो गया हमारा वेरिएबल। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल क्या हो गई? टर्म हो गई। यहाँ पर 3 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है? 1 के। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में कांस्टेंट क्या हो गई? हमारी टर्म हो गई। तो यहाँ पर जो है हमारा दोस्तों टर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। अब यहाँ पर बात आती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कुछ भी नहीं है। कोफिशिएंट वो है, कोई भी अगर वेरिएबल आप उठाए, मान लीजिए 4x² यहाँ पर लिखते हैं, ये कोफिशिएंट देखिए क्या होता है। मैंने लिखा 4x² प्लस में 7x प्लस में y। मैंने कहा आपको x का कोफिशिएंट ढूंढना है, x का कोफिशिएंट ढूंढना है। आपको कुछ नहीं देखना, जो नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ हो, द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल इज नोन एज द कोफिशिएंट। कोई भी नंबर किसी भी वेरिएबल, x ले लीजिए, y ले लीजिए, किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हम उसे कहेंगे कोफिशिएंट। सिंपल सी बात है। अगर आप x लिया, x का कोफिशिएंट निकालिए, x² का कोफिशिएंट निकालिए इसमें, तो आप देखेंगे उसके साथ कौन सा नंबर चिपका हुआ है। x² के साथ कौन सा नंबर चिपका हुआ है? सिंपल सी बात है, 4 चिपका हुआ है। x के साथ कौन सा नंबर चिपका हुआ है? 7 आंसर हो गया। y के साथ कौन सा है? y के साथ तो कुछ नहीं दिख रहा, तो 0 लिख देंगे। 0 को अगर आप y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो y का जो कोफिशिएंट है वहां पर 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय y हमारा y ही होता है। इस वजह से हम कहेंगे जो y का कोफिशिएंट है वो 1 हो जाएगा। इस वजह से y का कोफिशिएंट हो गया 1। अगर 0 लिख देंगे, 0 मल्टीप्लाई y, तो y ही हट गया। 0 तो हो ही नहीं सकता, 0 तो किसी का कोफिशिएंट होगा ही नहीं, पहली बात। अगर कोई 0 पॉलिनोमियल आ जाए, हाँ, अब ये 0 पॉलिनोमियल क्या है? 0
कुछ भी नहीं है, वेरिएबल की पावर अगर आप 0 कर दें तो वो ये हमारा 0 पोलिनोमियल है। मतलब कि मैंने लिख दिया 4, यहाँ पर ये तो 4 है, सॉरी ये तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया हमारा। 0 ऑफ द पोलिनोमियल देखिए क्या होगा, मैंने लिख दिया 4x² इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दें, वो ही हमारा 0 पोलिनोमियल हो जाएगा। अब एक और बात आती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। अब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 प्लस 3 4 प्लस 1/2, या आपने लिख दिया, ये क्या पोलिनोमियल है? हाँ है। यहाँ पर आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा, लेकिन ये पोलिनोमियल है। क्यों है? अगर आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल मान लीजिए x, मान लीजिए x, अगर किसी भी नंबर की पावर, मान लीजिए a नंबर है, उसकी पावर अगर आप 0 कर दे, किसी भी नंबर की पावर 0, वो 1 ही होता है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है तो हम कह देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, x की पावर 0 या y की पावर 0 या z की पावर 0। मतलब कि अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल की आपको पावर ढूंढनी है, मतलब कि डिग्री ढूंढनी है, डिग्री, अब डिग्री आया, डिग्री क्या होती है? डिग्री कुछ नहीं होती, वेरिएबल आप पकड़िए, मैंने पोलिनोमियल मान लिया, ये रहा वेरिएबल। अब इसकी सबसे हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का ढूंढना है, कांस्टेंट आप भूल जाइए। वेरिएबल में अगर सबसे ज्यादा जो पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी। अब डिग्री, ये जो हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ये लिख दिया 4 प्लस 1/2। अब इसकी डिग्री क्या होगी? वेरिएबल इसमें है ही नहीं, वेरिएबल नहीं है मतलब वेरिएबल की पावर 0, सबसे हाईएस्ट पावर 0, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो हमारी डिग्री हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 0। सिंपल सी बात। अब चलते हैं दोस्तों हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ, 2.1 की तरफ। ये रही दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 2.1। अब सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। मैंने बता दिया डिग्री। आपको क्या करना है, ये नंबर आप भूल जाइए, सबसे पहले नंबर को आप मिटा दीजिए, नंबर भूल जाइए, नंबर से आपको मतलब नहीं है अगर आप डिग्री ढूंढ रहे हैं। अब आइए आप ये जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं ABCD ऐसी चीजें, ये जो लिखे हुए हैं उन पर आइए। अब सबसे बड़ा नंबर उनके ऊपर, मान लीजिए लिखा है y के ऊपर, उसके ऊपर जो सबसे बड़ा नंबर लटका हुआ होगा वही उसकी डिग्री होगी, मतलब पावर, हाईएस्ट पावर ढूंढिए। अब यहाँ पर x की पावर क्या है? 1 है, यहाँ x की पावर क्या होगी? 0 होगी, यहाँ है 2, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई इसकी? 2 हो गई, तो डिग्री सिंपल सी इसकी क्या हो गई? 2। अब यहाँ पर आए, हम वेरिएबल ढूंढा, वेरिएबल y है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। अब 9 है, 9 हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है, मतलब कि इसमें जो डिग्री है वेरिएबल की वो 0 होगी, सिंपल सी बात। क्योंकि अगर आप वेरिएबल की इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वेरिएबल की पावर अगर 0 होगी, कोई भी नंबर, मान लीजिए 4 की पावर 0, तो वो तो 1 ही होता है। इस वजह से इसका जो आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है 0। क्या हो जाता है? लिख देता हूं मैं, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0। अब यहाँ पर आए 4z-3, ये नंबर भूल जाइए आप, नंबर से हमें मतलब नहीं है। ये लिखा है z की हाईएस्ट पावर, z पे आपको नजर मारनी है, z की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी? 1 है, z पर 1 लटका हुआ है, कुछ भी नहीं तो 1, तो आंसर कितना हो गया इसका? 1। सिंपल सा, बिना देखे ही हमने कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है? राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। आपको ये पोलिनोमियल लिखने हैं। अब पोलिनोमियल आपको दिए हुए थे, उनकी डिग्री बतानी थी। अब आपको डिग्री दी हुई है, आपको पोलिनोमियल लिखने हैं। अब पोलिनोमियल कैसे लिखेंगे? जिनकी डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ नहीं करना, नंबर लिखो और वेरिएबल की पावर पुट कर दो ये सारी। अब देखते हैं हम पहले 1 का एग्जाम्पल देखते हैं। 1 डिग्री का क्या होगा? मैंने लिख दिया 4x प्लस 3। क्या ये आपके कई सारे आंसर हो सकते हैं। इसमें जो आपने x है वेरिएबल, उसकी पावर 1 रख दी। अब आपने लिख दिया x, इसकी भी पावर 1 है वेरिएबल की। आपने लिख दिया y प्लस 2, ये भी हमारी डिग्री 1 का है। तो कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब 2 का लिख देते हैं। आपने लिख दिया x² y², क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, तो कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 3 का आपने लिख दिया x³ ax³ yx³ etc, कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हमने दोस्तों ये भी बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो कि थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है?
What are the coefficient of x square और x cube? इतना आसान क्वेश्चन। x square और x cube का कोफिशिएंट बताओ, मतलब कि कौन सा नंबर चिपका हुआ है x स्क्वायर के साथ x क्यूब के साथ इन द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल दिया हुआ है हमें x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब आइए देखते हैं इसकी डिग्री। एक्स स्क्वायर कहाँ है, पहले तो एक्स स्क्वायर ढूंढो कहाँ है, ये रहा एक्स स्क्वायर वाला। एक्स क्यूब कहाँ है, एक्स क्यूब वाला ये रहा। अब इनके साथ कौन सा नंबर चिपका हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा चिपका हुआ है 6, तो इसका आंसर क्या हो गया 6। अब एक्स क्यूब के साथ कौन सा नंबर चिपका हुआ है 3 चिपका हुआ है। आपको माइनस नेगेटिव साइन भी लेना है, ये मत भूलिएगा। तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट हो जाएगा -3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड। जेड का कोफिशिएंट बताओ पोलिनोमियल में। 5z क्यूब 5z स्क्वायर माइनस 11। लेकिन आपने नोटिस किया यहाँ पर जेड क्यूब है, यहाँ पर जेड स्क्वायर है, जेड तो है ही नहीं। जेड अगर नहीं है तो आप क्या कहेंगे, इसके साथ जेड होगा, इसके साथ क्या होगा जेड होगा। अगर आपका यहाँ पर जेड नहीं है तो ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 0। तो जेड की अगर पावर आप 0 कर दे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। वो ही चाहिए हमें, 1 अगर मल्टीप्लाई हो जाए -11 के साथ तो वो -11 ही रहेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 0 इसकी हाईएस्ट पावर हो गई। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ पोलिनोमियल। ये जो हमारा पोलिनोमियल है इसकी कांस्टेंट टर्म बताओ। ये है 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। अब कांस्टेंट टर्म मतलब कि जिसकी जो वैल्यू है वो चेंज ना हो, जिसकी जो वैल्यू है वो वेरी ना करे। अब वो कौन सा है, यहाँ पर सिंपल सी बात है -10 आपको दिख रहा है। -10 की अगर आप वैल्यू ढूंढे, -10 क्या बाद में जाकर -20 बन जाएगा, क्या बाद में जाकर -30 बन जाएगा, ऐसा थोड़ा ही होगा। -10 की वैल्यू फिक्स है, लेकिन अगर आप -8x की देखें तो उसमें x है जिसकी वैल्यू हमने पहले डिस्कस करी थी वो वेरी करती है। तो आंसर इसका सीधा सा हो जाता है -10। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। अब देखिए दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल 5x - 3 इफ। हमें कुछ नहीं करना, हमें जो नंबर है x जो कि हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, जो कि हमें दिख रहा है, उनकी वैल्यू हमें दी गई है। कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू निकालनी है। ये जो पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती। ये जो आपको नंबर दिए हैं x की वैल्यू इसमें पुट कर दो डायरेक्ट। मतलब कि अगर आपको वैल्यू निकालनी है, जो भी x की वैल्यू गिवन है वो इसमें पुट कर दो, पोलिनोमियल में जो भी x की वैल्यू है उसमें पुट कर दो और आंसर निकाल लो। सिंपल सी बात। x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, फिर आंसर देखते हैं। तो 5x - 3 में अगर हम x की जगह अगर हम 0 पुट कर दे, मल्टीप्लाई बाय 0, 5 मल्टीप्लाई 0 तो 0 होता है, कट जाएगा। आंसर कितना आ गया -3। सिंपल सी बात है -3। तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारा -3। सेकंड का देखते हैं, x को अगर हम -1 पुट करते हैं तो देखिए, तो 5x - 3। अब x की जगह हम पुट कर देंगे कितना -1। अब 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा -5 -3 प्लस माइनस होते हैं हमारे प्लस, तो ये हो जाएगा -8 आंसर। तो सिंपल सा इसका आंसर आ गया है -8। हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसका सेकंड का आ गया है -8। थर्ड का देखते हैं, x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 हो जाएगा। 5 2 जो होता है 10 वो होता है हमारा 7। तो इसका आंसर कितना हो गया थर्ड वाले का 7। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। इसका 7 हो गया, माइनस में नहीं है दोस्तों, एरो है। 7 आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेम 7s स्क्वायर -4s प्लस 6। ये जो है s की वैल्यू गिवन है, s की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर निकाल लो, खत्म। अब s की वैल्यू पुट करते हैं हम, 7s स्क्वायर -4s प्लस 6 में s 0 पुट करते हैं। आइए देखते हैं,
जीरो, जीरो पुट कर दिया तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो, जीरो का स्क्वायर तो जीरो होता है, मतलब कि 7 मल्टीप्लाई बाय जीरो माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय जीरो प्लस 6। अब ये जो हमारे नंबर है 7 भी कट गया, जीरो मल्टीप्लाई कोई भी नंबर हो जीरो होता है, तो ये भी हो गया जीरो। आंसर सिंपल सा आ गया इसका +6, लिख देते हैं हम +6। सेकंड, अगर हम -3 पुट करें, यही जो था हमारा, इसमें हम -3 पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 7, 7 किसके साथ 7 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर। अब -3 का होल स्क्वायर अगर आप निकाले तो सिंपल सा 9 होता है, नेगेटिव से हमें मतलब नहीं है, तो 7 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ -4s, -4 मल्टीप्लाई -3, क्योंकि हमारा जो s था वो -3 था। अब -3 + 6, तो 7 9 हो जाएगा 63, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 + 6, सिंपल सा ये हो जाएगा। 63 में 18 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 81 आंसर, 81 आंसर आ जाएगा। लिख देते हैं हम इसका आंसर। 63 में 18 प्लस किया तो हमारा आ गया 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। अब s की अगर हम वैल्यू पुट कर दे 4, इसमें पुट कर दे जल्दी से। s 4 मतलब कि 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 16 -4 मल्टीप्लाई होगा, -4 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, -4 मल्टीप्लाई 4 + 6, तो 16 7 जा कितना होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 112 प्लस में -4 × 4 कितना हो जाएगा, -16 + 6, ये हो जाएगा -10। इनको ऐड करेंगे तो हम लिख देते हैं सिंपल सा -10। अब इसमें से हम -10 कर देंगे तो 2, ये हो जाएगा हमारा 10, 102 हमारा आंसर आ गया है लास्ट का। इसका आंसर कितना आ गया है दोस्तों, 102, सिंपल सा हम लिख देते हैं 102। तो दोस्तों हमने सारी वैल्यू जो है पॉलिनोमियल्स की वो फाइंड कर ली है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, जो साहिल की मदर की प्रेजेंट एज है वो 3 गुना है साहिल की प्रेजेंट एज के। आपको ऐसे क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, इसमें आपको लास्ट की तरफ चल जाना है, जहां पर फुल स्टॉप हो वहां से शुरू करना है। अब साहिल की प्रेजेंट एज दे रखी है हमें, तो हम उसी को सबसे पहले मान लेंगे x, तो साहिल्स एज मान लेंगे हम, साहिल्स एज इक्वल टू कितनी कर देंगे हम, x। रुकिए दोस्तों, तो साहिल की जो एज है दोस्तों, तो दोस्तों साहिल की एज जो है हमने एज्यूम कर ली कि वो x एज है साहिल की एज। अब देखिए, अब हमें साहिल की मदर की एज, अब हम उल्टे से चल रहे हैं, साहिल की एज हमने x मान ली, अब साहिल की जो मदर की एज है वो क्या है, 3 गुना है किसकी एज के, साहिल की एज के। अब अगर साहिल की एज x है तो साहिल की मदर की एज 3 मल्टीप्लाई बाय साहिल की एज है, तो मतलब कि साहिल की मदर की एज क्या हो जाएगी, साहिल्स मदर एज इज इक्वल टू, ये हो जाएगी 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय x, सिंपल सी बात है। अब देखिए, आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years, 5 साल बाद उनकी एज को अगर हम ऐड करें तो 70 साल बन रही है। अगर हम उनकी एज को ऐड करें 5 साल बाद वो 70 years बन रही है। फाइंड देयर करंट एजेस, हमें उनकी आज जो करंट एज है वो निकालनी है। चलिए निकालते हैं। 5 साल बाद साहिल की एज कितनी हो जाएगी, 5 साल ऐड हो जाएगा x + 5, साहिल की मदर की एज कितनी हो जाएगी 3x + 5। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो आ रही है 70, तो x + 5 देखिए करते हैं, एडिशन करते हैं जल्दी से, तो x + 5 प्लस में 3x + 5 वो कितना आ रहा है हमारा 70। अब ये इक्वेशन बन गई हमारी, इसे हम सोल्व करेंगे। अब देखिए x + 3x हो जाएगा 4x, तो 4x प्लस में
यहाँ पर देखिए 5 + 5 होता है हमारा 10, प्लस में 10 कितना आ रहा है इक्वल टू 70। ये 10 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखिए ये जो हमारा दोस्तों 10 है, यहाँ पर ये 10 क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पर जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो सिंपल सा हम इसे पुट कर देंगे 60। 4x इक्वल टू 60 इक्वल टू 60 आ गया। x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू कितना 4 1 जा हो जाएगा 4 डिवाइड में 4 1 जा 4, यहाँ पर 2 तो 15 आ गया। x इक्वल टू 15 आ गया दोस्तों। मतलब कि जो पहले की एज थी जो हमारी साहिल की थी सॉरी, वो थी 15। अब अगर हमारा x 15 आ गया तो साहिल की एज क्या हो जाएगी 15 + 5 कितना होता है 20। तो साहिल की एज सिंपल सी आ गई हमारी 20 आ गई साहिल की एज 20 ईयर्स। अब साहिल की मदर की एज कितनी आ जाएगी। अब ये जो x था हमारा, x कितना आया था 15 मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्यों 3 मल्टीप्लाई बाय x है ना, x की वैल्यू 15 पुट कर दिया हमने, वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 15 3 जा कितना होता है हमारा 45, तो हम सिंपल सा पुट कर देंगे 45 + 5 हो जाएगा हमारा 50। तो साहिल की मदर की एज कितनी आ गई, करंट एज वो आ गई 50। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन कर लिया, साहिल की एज आ गई 20, साहिल की मदर की एज आ गई 50। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन, Ravi has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। रवि के पास क्या है, 3 गुना है जितने उसके पास 2 रुपए के कॉइन है। देखिए रवि है, कोई भी एक पर्सन है, उसका नाम दे रखा है रवि है। रवि के पास क्या है 3 गुना 2 रुपए के कॉइन है, 3 गुना 2 रुपए के कॉइन है। लेकिन किससे 3 गुना, उसके पास जितने भी 5 रुपए के सिक्के हैं ना, 5 रुपए के कॉइन है, उनका अगर आप 3 गुना कर दो तो उतने जितना नंबर आएगा उतने ही 2 रुपए के कॉइन रवि के पास है। अब हम उल्टे से शुरू करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे जो 5 रुपए कॉइन है वो कितना है, वो x है। तो चलिए एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग 5 रुपी कॉइन इक्वल टू कितना x। तो 2 रुपए कॉइन कितने हो जाएंगे 2 रुपी, इसे ऐसे कर देते हैं 2 रुपए कॉइन कितने हो जाएंगे दोस्तों, फिर हमारे वो हो जाएंगे कितने 3 गुना है ना, जितने उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं x मान लिए। अब 2 रुपए के सिक्के कितने हैं उसके पास, जितने भी 5 रुपए के सिक्के हैं उनका 3 गुना, तो 3x हो जाएगा 3x। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया है, हमने इक्वेशन बना लिए हैं अभी। If she has total 88 रुपी, अगर उसके पास टोटल जो रुपी है वो 88 है, टोटल करेंगे मतलब कि हमारे जितने उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, जितने उसके पास 3 रुपए के सिक्के हैं, उनका अगर हम टोटल कर रहे हैं उसके पास कितने हैं 88 रुपीज़ है, 88 रुपीज़। तो हम टोटल कर देंगे x प्लस में 3x इक्वल टू हम कर देंगे 88। अब देखिए 4x हो जाएगा हमारा 88 के बराबर। x की वैल्यू अगर आप निकालें 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर उड़ा दीजिए आप इसे, ये चल जाएगा डिवाइड में उल्टी साइड में, तो x इक्वल टू 88/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 22। x की वैल्यू आ गई 22। इसका मतलब हमने एज्यूम करे थे कितने x 5 रुपये कॉइन कितने हैं उसके पास 5 रुपए के सिक्के कितने हैं 22 है, और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं उसके पास 3 × 22 है। 3 को अगर आप 22 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारा 66। इसका मतलब 2 रुपए के सिक्के उसके पास 66 है, 5 रुपए के 22 है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 88 आ रहा है। तो हमने इक्वेशन सोल्व कर लिया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। मान लीजिए ये 300 फीट की कोई एक फेंस है। फेंस क्या होते हैं, जो बाउंड्री के लिए इस्तेमाल होती है, बाउंड्री के लिए ये 300 मीटर की फेंस है। अब एक कोई भी हमारा किसान आदमी है, फार्मर है, उसने क्या करा, इसे 2 हिस्सों में कट कर दिया। ये रहा कट कर दिया 2 पार्ट में, ये रहा 2 हिस्सों में कट कर दिया, ठीक है, इनटू 2 पीसेस कट कर दिया, ठीक है।
और वो दोनों पीसेस इक्वल नहीं है। मान लीजिए हमारी 300 फीट की फेंस है और ये आपने कट कर दिया यहाँ से, तो जितना ये हिस्सा है उतना ये हिस्सा नहीं है, डिफरेंट है। मतलब ये कितना भी हिस्सा हो सकता है, मतलब कि कोई हमारा प्रोपोर्शन नहीं है इक्वल, तो डिफरेंट साइज के है दोनों। द लॉन्गर पीस, अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन बनेगी, जो लॉन्गर पीस है वो 4 गुना बड़ा है, किसके 4 गुना बड़ा है लॉन्गर पीस, इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। जितना शॉर्टर पीस है उसका 4 गुना बड़ा है लॉन्गर पीस। मान लीजिए ये बना दिया हमने, ये लॉन्गर पीस है, ये शॉर्टर पीस है। अब मान लीजिए हमने मान लिया जो शॉर्टर पीस है, हम लास्ट से शुरू कर रहे हैं, ये x है, तो ये जो लॉन्गर पीस है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना है, ये 4x हो गया। सिंपल सी बात, सिंपल सी इक्वेशन। अब ये हमने बना ली है इक्वेशन, हमने एज्यूम कर लिया जो शॉर्टर पीस है हमारा, शॉर्टर पीस वो कितना है, वो x है, और लॉन्गर पीस कितना है, 4x है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग आर 2 पीस, लॉन्ग कितने लंबे जो दोनों पीस है वो है। सिंपल सी। अब देखिए अब सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ये देखिए जरा, मान लीजिए मैंने मान लिया जो लॉन्गर पीस है, सॉरी जो शॉर्टर पीस है वो x मान लिया, लॉन्गर पीस है वो 4x मान लिया। हमने मान लिया, क्यों, जो लॉन्गर पीस है वो 4 गुना बड़ा है किसके, शॉर्टर पीस के। सिंपल सी बात है, ये हमने मान लिया है, जूम कर लिया है। अब जो टोटल फेंस है, टोटल फेंस कितनी लंबी है दोस्तों, 300 फीट है ना, 300 फीट है जो टोटल फेंस है। टोटल फेंस कैसे बनेगी, ये जो फार्मर है उसने कट आउट कर दिया, ये जो हमारा छोटा हिस्सा है अगर हम इसमें लॉन्गर हिस्सा ऐड कर दे तो ये पूरी फेंस बन जाएगी लंबी 300 मीटर की। तो हमने क्या करा, जो हमारा शॉर्टर पीस है x, उसमें क्या ऐड कर दिया, लॉन्गर पीस 4x, जो क्या किसके बराबर आएगा, 300 फीट के पूरी फेंस के। तो हमें x + 4x = 300 फीट, ये इक्वेशन बन गई। तो 5x किसके बराबर आया, 300 फीट के। x की वैल्यू निकालेंगे आप, x = 300/5, ये आ जाएगा हमारा 60। x की वैल्यू आ गई 60, मतलब कि x की वैल्यू आई है, लेकिन दोस्तों आपको तो वो फाइंड करनी थी ना कि शॉर्टर पीस कितना लंबा है, लॉन्गर कितना। अब देखिए x आ गया हमारा कितना, 60, मतलब कि x जो कि दिखाता है शॉर्टर पीस को, शॉर्टर पीस कितना आ गया हमारा, ये आ गया सिंपल सा शॉर्टर पीस हो गया 60 फीट का। अब लॉन्गर पीस 60 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा 4 × 6 = 24, एक 0 लगा दो, 240। इसका मतलब लॉन्गर पीस कितना फीट का है, 240 फीट का है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, 7th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width। देखो क्या कहा गया है, हम उल्टी साइड चलते हैं, हम मान लेते हैं जो विड्थ है ना, विड्थ रेक्टेंगल की विड्थ x मान लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो हमने एज्यूम कर ली, एज्यूमिंग विड्थ ऑफ रेक्टेंगल = x। उल्टी साइड से चलना है हमेशा, याद रखिएगा। तो हमने जो उल्टी साइड में विड्थ थी उसे x मान लिया। अब कहा क्या गया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 3 more than, वो 3 नंबर ज्यादा है, 3 ज्यादा है। हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जितनी भी हमारी विड्थ होगी उसमें 3 ऐड कर देंगे। देन twice its width, लेकिन जो उसकी विड्थ है ये भी बताया है, उल्टे से शुरू कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उल्टा ही चीज देखेंगे। ट्वाइस its width, जो भी इसकी विड्थ है x मान ली, उसका डबल कर रहे हैं, ट्वाइस कर रहे हैं, उससे क्या है 3 नंबर ज्यादा है उसकी लेंथ, ये है लेंथ 2x + 3, बस यही है। और उसका पैरामीटर क्या है, 24। पैरामीटर का फॉर्मूला आपको पता होगा, पैरामीटर होता है हमारा 2 लेंथ + ब्रेथ, या सारी साइड को ऐड भी कर सकते हैं आप, लेंथ + ब्रेथ, तो 2 लेंथ + ब्रेथ ही आ जाएगा। अब देखिए विड्थ आ गई x, अब हमें निकालनी है लेंथ। लेंथ मैंने बता दी है आपको, लेंथ क्या है, विड्थ का 4 गुना है, पहले 2 गुना है, डबल है सबसे पहले तो 2x। अब 4 यूनिट ज़्यादा भी है, 4 नंबर ज़्यादा भी है, तो 2x + 4 जो है
वो क्या है, 2x प्लस 4 उसकी विड्थ है। हम कह देंगे 2x प्लस 4 इज लेंथ। अब इसका पैरामीटर निकालेंगे हम। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ की जगह आप पुट कर देंगे x को, तो पैरामीटर हो जाएगा हमारा, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो जाएगा x प्लस में 2x प्लस में कितना 4, यही तो है। 2x प्लस 4 हमारी लेंथ है, विड्थ हमारी x है, दोनों को पुट कर दिया, ये आ गया। अब देखिए पैरामीटर हो जाएगा x प्लस 2x। x प्लस 2x आपको पता ही होगा कितना होता है 3x, तो पैरामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस में 4। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी दोस्तों। पैरामीटर हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6 होता है तो 6x प्लस में 2 4 जा होता है हमारा 8। तो ये आ गया हमारा पैरामीटर। लेकिन हमें एक और चीज़ दी गई है, जो हमारा पैरामीटर है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है हमारा 24 के। जो हमारा पैरामीटर है वो 24 है। अब ये इक्वेशन बन जाएगी, हम सोल्व कर देंगे। अब ये 8 देखिए, 8 यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाते ही 8 जो है हमारा माइनस में हो जाएगा। 24 में से 8 माइनस कर देंगे, आप कितना आ जाएगा 16। तो 6x आ गया हमारा 16 के बराबर। सही कर रहे हैं ना। सॉरी दोस्तों, ये जो हमारी लेंथ है वो 4 यूनिट नहीं क्वेश्चन में दिया है, वो 3 यूनिट ज़्यादा है। तो हम जो गलती करी थी उसमें 3 पुट कर देंगे, प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 3 कर देंगे। आसान है तो थोड़ी सी गलती हो जाती है। अब देखिए जरा, ये हो जाएगा हमारा कितना पैरामीटर जो कि किसके इक्वल है 24 इज इक्वल टू 6x प्लस में हमारा 6। ठीक है 24। अब ये हमारा 6 यहाँ पर प्लस में है, 6 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 हमारा प्लस में है, इधर जाएगा। जैसे ये इधर ले जाते हैं इसे 6 को, ये गया इधर जैसे ये गया, ये हो जाएगा सिंपल सा माइनस में, सिंपल सा ये माइनस में हो गया। 24 में से 6 आपने माइनस किया, आ गया 18। कितना आ गया 18। तो 6x इज इक्वल टू कितना आ गया 18। x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर ये जो 6 है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो x कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 6 3 जा होता है हमारा 18x आ गया सिंपल सा 3। तो दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3। चलिए पुट करते हैं। x क्या था हमारा, x थी हमारी विड्थ आ गई हमारी कितनी, सिंपल सी आ गई विड्थ हमारी 3। विड्थ अगर 3 यूनिट है, x की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में 3, 2 3 जा होता है 6, तो 6 प्लस में 3 होता है 9। लेंथ आ गई हमारी 9 यूनिट 9। तो विड्थ और लेंथ दोस्तों हमने निकाल ली है। ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में बने रहिएगा। जय हिंद।